प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास उत्तराखंड देहरादून से। हरिद्वार, ऋषिकेश और ये जो उत्तराखंड के धार्मिक जगह हैं, यहाँ पे ना बाहर के लोग जाते हैं, मतलब देश के अन्य हिस्सों से, और वहाँ जाकर के खूब धमा चौकड़ी मचाते हैं। भोजन में उसी तरीके से मांसाहार, शराब वगैरह पीना वैसे ही है, मतलब एकदम राक्षस हो जाते हैं उधर जाकर के, और वहाँ का बड़ा नुकसान होता है। इस वजह से आप लोग जहाँ से भी आते हों, ऐसे लोग जो चाहे दिल्ली से जाते हों, चाहे राजस्थान से जाते हों, चाहे हरियाणा से जाते हों, चाहे कहीं से भी जाते हों, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, जहाँ कहीं से भी जाते हों, और आप चूँकि वहाँ के पहले से रहने वाले लोग हैं, तो आपको अपनी संस्कृति और सभ्यता की सुरक्षा का पूरा ख्याल आपको रखना होगा, क्योंकि वो तो जाएगा 10 दिन में वापस आ जाएगा, और वर्ष भर और जीवन भर आपको वहाँ रहना है। इस वजह से मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ, आग्रहपूर्वक ये बात करना चाहता हूँ कि जो कोई भी जाए और जो वहाँ के होटल के व्यवसायी हैं, जो होटल के कर्मचारी हैं, या जो होटल के मालिक हैं, उन लोगों को इस बात को ज़रूर बताएं कि यहाँ पे ऐसा भोजन परोसे ही नहीं। क्योंकि कई बार उन लोगों को प्रसन्न करने के लिए जो बाहर से गए हैं, उनके मुताबिक भोजन होटल और रेस्टोरेंट आदि में परोसा जाता है, और वहाँ की महिमा कमज़ोर होती है। तीर्थ की सुरक्षा, उसकी महिमा वहाँ की मर्यादा से होती है। तीर्थों की मर्यादा का पालन होगा तो उनका तीर्थत्व बना रहेगा। वहाँ की मर्यादा नष्ट होगी तो तीर्थत्व भी नष्ट होगा, है ना। भगवान कहते हैं कि धर्म को धारण करने वाले लोगों की जब संख्या कम हो जाएगी तो धर्म सदैव उनको नष्ट कर देगा। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और वहाँ पे जो लोग जाते हों, उन लोगों का तो विशेष वहाँ तो सबसे पहले जाना ही नहीं चाहिए। ये लोग सब घूमने जाते हैं, कोई तीर्थ करने नहीं जाता है। और युवा विशेषतया जो है वो खाली एडवेंचर करने जाते हैं दोस्तों के साथ, ऐसा वैसा। आइए विषय पे लेके आता हूँ। देहरादून की कुंडली, वृष लग्न की कुंडली बनी है, राशि बनी है तुला की। इसका अर्थ होगा कि वृष लग्न यानी कि जब जन्म हो रहा था तब ये पूरब दिशा है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये दक्षिण दिशा है। मतलब ये केंद्र के जो चारों घर होते हैं वो दिशाओं का निरूपण करते हैं, और वो ये बताते हैं कि व्यक्ति के जन्म के समय पे पूरब दिशा में कौन सी राशि विराजमान थी। तो पूरब दिशा में उस समय वृष राशि विराजमान थी, और चंद्रमा उस दिन, जिस दिन जातक का जन्म हुआ, तुला राशि में गुरु के साथ बैठे थे। शनिदेव उस दिन, जिस दिन जातक का जन्म हुआ, अपनी शत्रु की राशि में, कर्क राशि में विचारमान थे। केतुदेव कन्या राशि में, जबकि सूर्य और बुध उस दिन वृश्चिक राशि में विराजमान थे। शुक्रदेव धनु राशि में थे, और राहु क्रमशः और मंगल मीन और मेष राशि में विराजमान थे। ये ग्रहों की स्थितियाँ थी। और जो ये ग्रह बने थे, और जब उनका डिवीज़न किया गया, एक ग्रह जो होता है वो 30 अंशों तक यात्रा करता है, तो जब उनका नवमांश बनाया गया, मतलब जब उन्हें 9 का भाग दिया गया, तो फिर कुंडली बनती है मेष लग्न की। इसी तरीके से जब लग्न जो बना है वो 12 अंश का बना है, तो 12 अंश का बना, और जब उसका नवांश बनाया तो मेष का नवांश बना। इस पर मैं कभी आने वाले दिनों में कार्यक्रम बनाऊंगा कि नवांश कैसे बनाया जाता है, मेरे अपने मूल चैनल पे। तो ये मेष लग्न की कुंडली बन गई नवांश की। और यहाँ जो शनि कर्क राशि में बैठे थे, यहाँ आ गए वो धनु राशि में, मतलब धनु के नवांश में। राहु और शुक्र के साथ, मतलब राहु, शुक्र और शनि धनु राशि के नवांश में चले गए। चंद्रमा और केतु मिथुन राशि के नवांश में चले गए। बुधदेव कर्क राशि के नवांश में चले गए। मंगल सिंह राशि मित्र की राशि में, और गुरुदेव कुंभ राशि के नवांश में चले गए। और जब उनका दशमांशा बनाया गया, तो दशमांशा यहाँ वृष लग्न की कुंडली बनी थी, 12 अंश की कुंडली बनी थी, तो इसका जो दशमांशा बना वो वृष का ही बना। लग्न में राहु आ गए। बुध और चंद्रमा व्यक्ति को व्यापारिक दृष्टिकोण देते हैं,
मंगल और शनि चतुर्थ स्थान में आत्म चिंतन पे समय व्यक्ति का थोड़ा कम मिलता है, यह व्यक्ति थोड़ा जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति में रहता है। शुक्र यहाँ नीच के हो गए, लग्न के अधिपति होकर के बैठे थे, इस वजह से व्यक्ति को यश मान पद प्रतिष्ठा बुद्धि विद्या विवेक के लिए थोड़ी मेहनत मशक्कत करनी चाहिए और अपने जीवन को खूब अपने पिता और माता की तरह आगे ले जाना चाहिए, उनसे भी ज़्यादा। वृश्चिक राशि का निर्माण सप्तम भाव में होता है, सूर्य केतु के साथ बैठे हैं और ये व्यक्ति चाहता तो है कि नियमित दिनचर्या का पालन करूं, पर हो नहीं पाता और शनि मंगल मन को शांत नहीं रहने देते हैं, जबकि दशमांश चक्र में गुरु यहाँ कुंभ राशि में बैठ रहे हैं। तो ये ग्रहों की स्थितियाँ हैं। मैं आपका ध्यान सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ, जिसमें पंचांग जो बना है वो बना है मार्गशीर्ष माह का। जन्म मार्गशीर्ष माह में होता है, कार्तिक और मार्गशीर्ष में। ऐसे लोग कभी कभी मूर्खता भी करते हैं अपने निर्णयों में या सत्य असत्य को समझने में, गलत मैत्री में और वक्त पे काम ना करने में, और बाद में फिर पश्चाताप करेंगे कि ओह मुझे समय पे कर लेना चाहिए था। दक्षिणायन में सारे के सारे पापग्रह जैसे शनि मंगल राहु केतु, इनका बल बढ़ता है और इसके बढ़ने के, इनके बलों के वृद्धि के कारण व्यक्ति के जीवन में कई बार संघर्ष भी बढ़ता है। कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं और इस हिसाब से कि कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि के चंद्रमा जब पापक होंगे तो व्यक्ति के मन मस्तिष्क को एकाग्रचित्त होने में गड़बड़ी पैदा करते हैं। सरकारी नौकरी प्राप्त करने में भी कई बार व्यक्ति को दिक्कत होती है, इस वजह से बहुत कठिन मेहनत करने की आवश्यकता। जन्म हुआ है बुधवार को और बुधदेव इस कुंडली के द्वितीय के साथ साथ पंचम भाव के स्वामी हैं, सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। जरा ध्यान से देखें तो लग्न में सूर्य और बुध देख रहे हैं, बैठे नहीं हैं। और सिद्धांतकार ये लिखते हैं कि सूर्य और बुध जन्म कुंडली के लग्न में बलवान होते हैं, जबकि सप्तम भाव में कमज़ोर हो जाते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा था दक्षिणायन में सारे के सारे पापक ग्रहों का बल बढ़ता है, इसके कारण कई बार व्यक्ति के आत्मविश्वास में भी कमज़ोरी होते देखी जाती है और कई बार व्यक्ति अपने आप को पहचान नहीं पाता है। हाँ, ये भी बात है। दक्षिणायन बुधवार वार तो ठीक है, पर यहाँ पे उतने बलवान नहीं होते जितने बलवान यहाँ होते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही बात कही थी। तो सूर्य और बुध यहाँ पे ये पूर्व दिशा में बलवान होते हैं, पश्चिम दिशा में बलहीन हो जाते हैं। यहाँ वो बलवान होते हैं, यहाँ बलहीन हो जाते हैं। तो इस हिसाब से हमें यहाँ भी ध्यान रखना होगा कि हम गलत जगह पे तर्क ना करें और जब तक किसी भी विषय वस्तु को बहुत अच्छे तरीके से समझ न लें, जान न लें, तब तक उसके बारे में चुप रहें, मौन धारण करें। मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है और आप अगर नहीं जानते हैं तो मौन रहना और जानकार होकर के भी मौन रहना सबसे बड़ा गुण माना गया है, जब तक आपसे कुछ पूछा ना जाए। आप तब तक उस विषय पे ना बोलिए जब तक उस विषय पे बोलने के लिए आपके पास महान ग्रंथों जैसा ज्ञान ना हो। तब तक सुनते रहिए और ये आपको एक न एक दिन परिपक्व बना देता है। और यही सीखने का वस्तुतः असली गुण है। आप हर जगह से सीख रहे हैं और तब तक सीख रहे हैं जब तक कि आप उस पर विशारद न हो जाएं उस विषय पे। कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि के चंद्रमा के बारे में अगर थोड़ी सी बात करूं तो ये अनियमित बनाते हैं। कई बार व्यक्ति अपने गलत मैत्री में जाता है, गलत आसक्ति, गलत चीज़ों का लत लग जाना, बुरी मैत्री, बुरे स्वभाव के लोगों से उठना बैठना, मन में थोड़ा बहुत भाव बुरा भी रख लेना, कभी कभी कामोत्तेजक भावनाएं, मन पे नियंत्रण नहीं है और व्यक्ति स्वयं से मिला नहीं है। कुंडली दिखाने का अर्थ क्या होता है और उसका उद्देश्य क्या होता है? कुंडली दिखाने का वस्तुतः उद्देश्य ये होता है कि आपका मेल आपसे कितना आपने खुद को जाना है। जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे, आप सफल होकर के भी प्रायः मूर्खता और जड़ता करते रहेंगे और आपके क्रियाकलापों में ये बात बहुत सरलता से समझ में आ जाएगी कि व्यक्ति सफल हुआ नहीं है, ये सिर्फ पैसे कमा रहा है या धन कमा रहा है। तो धन कमाना और वस्तुतः सफल होना दो अलग अलग बातें होती हैं। साधु संत सन्यासी सफल होते हैं, धनवान नहीं होते, और जो धनवान होते हैं वो सफल हो गए, ये सही भी नहीं है और ये कहा भी नहीं जा सकता। उसके विचारों की जो स्थिति होती है वो सामने वाले के दृष्टि में ये बताती है कि ये व्यक्ति सफल है। उठना बैठना, चलना घूमना फिरना, बात करना और आपका दृष्टिकोण कैसा है ये बताता है कि व्यक्ति विचारों से कितना सफल है, वैचारिक रूप से वो कितना उच्चतम दार्शनिकता के स्तर को प्राप्त किया है। कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि के चंद्रमा आपको लगातार एक जैसा नहीं रखते हैं और कई बार आप अनियमित रहते हैं।
रोज़ दिन सोचेंगे कल से रूटीन फॉलो करेंगे, पर होता नहीं है। इस कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा लक्ष्य निर्धारण में भी कई बार बाधाएं उपस्थित करते हैं। इस वजह से हमें इस बात को समझना होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम उसके लिए कितनी तेज़ गति से चल रहे हैं और कितनी मध्यम गति से हमें चलनी है। दशाओं के चलने और महादशा जिसे कहते हैं, उससे उस जातक को ये समझ में आता है कि हमें कब अपनी गति धीमी करनी है और कब तीव्र गति से चलना है। ये दशाएं बताती हैं। तो मेरे कहने का अर्थ इतना है कि ये कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा कम से कम आपको ये समझने के लिए बता रहे हैं कि हम लगातार रहें, अपने मित्रों के साथ हमारा बर्ताव कैसा है, हमारी मित्रता कैसे लोगों से है, हम अनियमित कितने हैं, हम रूटीन कितने फॉलो करते हैं, मन में ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य, देर तक जागना, देर तक सोना, अनादर कर देना, बड़ों का अनादर कर देना, एक जैसा सबके साथ बर्ताव न करना, ये सब हो सकता है और ये चंद्रमा के कारण हो सकता है। इनको ठीक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ नियमित दिनचर्या का पालन और नित्य भोले बाबा के मंदिर का दर्शन। विशाखा नक्षत्र में मैं थोड़ी बात कर दूं। इनके जो स्वामी देवता हैं वो इंद्र और अग्नि नाम के 2 देवता हैं। वस्तुतः ये द्विशाखा है, पर बाद में इसको विशाखा किया गया और विशाखा उच्चारण किया गया। अभी भी द्विशाखा बोलते हैं, पर विशाखा नक्षत्र चौटली की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। ओम इंद्राग्निभ्याम नमः इस मंत्र का जप प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार करना चाहिए। बड़ों का आदर करना चाहिए। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। गायों के प्रति संवेदना रखनी चाहिए। जीवों के प्रति संवेदना रखनी चाहिए। और सब ये जो गाय भैंस जितनी भी सृष्टियां हैं जीवों की, ये सब आप जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो पद्म पुराण में इनके बारे में सारी सृष्टि बताई गई है। कहाँ से आए, कौन आया, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, गाय भैंस आदि सबके बारे में कभी उठा करके पढ़ लेना चाहिए। विशाखा नक्षत्र अतिगंड योग, शूद्र वर्ण और राक्षसगण, ये ठीक नहीं है। मतलब पंचांग को मैं उतना बलवान नहीं कहूँगा, स्पष्ट तरीके से कहूँ तो, क्योंकि चंद्रमा अव्यवस्थित नजर आ रहे हैं। शूद्र वर्ण में तमस तत्व की प्रधानता, जिसके कारण व्यक्ति कई बार तामसिक प्रवृत्ति वाला होता है। मारो, काटो, छीनो, झपटो, खाओ, पियो, मौज करो और अपने अनुशासन का पालन न करो। राक्षस गण के कारण भी कई बार व्यक्ति में तमस तत्व की प्रधानता होती है। गंदा रहना, कई दिनों तक स्नान न करना, बाहर से साफ रखना, अंदर से सफाई की जिम्मेदारी न संभालना, नियमित दिनचर्या का पालन न करना, जैसे तैसे रह जाना, आधुनिकता के प्रभाव में आकर के कुछ भी कर लेना और कर बैठना, ये सब इस कुंडली के दुर्गुण हैं। हमें यहाँ से इन्हें मिटाना होगा और निश्चित रूप से हमें इस पर काम भी करना होगा और इसमें माता और पिता को इनको सहयोग देने की भी आवश्यकता होगी। ये आपकी कुंडली का पंचांग और लग्न और नवांश और दशमांश कुंडली में बैठे ग्रहों के बारे में मैंने परिचय कराया है। अब ये बताऊंगा कि कौन से ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं और कैसा फल कर रहे हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ग्रहों के नक्षत्रों पर आपका ध्यान लेके आते हैं। सबसे पहले सूर्य, जो इस कुंडली के सुख भाव के स्वामी बनते हैं। केंद्र के 3 घर खाली हैं और लगभग त्रिकोण भी खाली है। पंचम भाव में केतु बैठे हैं, जो कभी कभी मतलब हालांकि व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बड़ा मतलब अंदर से बहुत अच्छा है, पर वो बाहर से प्रकटीकरण उसका नहीं हो पा रहा है, तो हमें उस पर काम करना होगा और उसे बिल्कुल ही स्पष्ट रखना होगा। कई बार होता है बच्चे सेवा भाव रखते हैं पर वो शर्माते हैं, संकोच करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा कि त्रिकोण खाली होने से कई बार उच्च शिक्षा में बाधाएं भी आती हैं, हमें उसे स्वीकार भी करना चाहिए कि हम आगे बढ़ें और उसमें जो चुनौतियां हमें मिल रही हैं हम उसका किस तरीके से सामना कर सकते हैं, इसका भी बल हमें ही विकसित करना होगा। लग्न, चतुर्थ और दशम भाव खाली है और सूर्य बैठे हैं सप्तम भाव में, अपने भाव से 4 घर आगे, बुध जैसे ग्रह के साथ जो द्वितीय भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी केंद्र में बैठ करके लग्न को देख लिए तो व्यक्ति का तर्क, ज्ञान, बुद्धि, विद्या, विवेक और साथ ही साथ प्रेम माता पिता का, ये सब बहुत अच्छा है। पर वो डिरेल भी हो सकता है क्योंकि यहाँ ये दोनों ग्रह बलहीन होते हैं। मतलब अगर ये दोनों यहाँ बैठ जाते तो ये बात स्थिति उलट जाती और कुंडली को जरा भी संकोच से नहीं कहा जा सकता। मतलब कुंडली 100% फिर बलवान बन जाती। पर ये दोनों ग्रह यहाँ बैठे हैं
अगर यहाँ बैठे होते तो अच्छा होता, यहाँ पे इनका बल कमज़ोर होता है। लग्न में अच्छे होते हैं, सप्तम भाव में कमज़ोर हो जाते हैं। तो व्यक्ति कई बार गलत जगह पे भी तर्क करता हुआ नजर आएगा और कई बार क्रोध की स्थिति भी व्यक्ति के जीवन में दिखाई देने को लग रही है। सूर्य बैठे हैं 14 अंश के अनुराधा नक्षत्र में और शनि बैठे हैं शत्रुग्रही। इस वजह से कई बार दांतों और हड्डियों का रोग भी जातक को परेशान कर सकता है, हमें उसका ध्यान रखना होगा। लेकिन सूर्य अपना 100% फिर भी परिणाम करते रहेंगे, क्योंकि सूर्य के ठीक पीछे गुरु चंद्रमा जैसे ग्रह बैठे हैं। तो यहाँ सूर्य और बुध लगभग अपना नकारात्मक प्रभाव त्याग करके शुभ परिणाम देने वाले बन जाएंगे और इस आधार पर व्यक्ति के पास संपत्ति, बुद्धि, पैतृक संपत्ति, लाभ, विद्या, विवेक, संतान और बहुत सारे सुखों का योग बना देंगे। उस सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि है और साथ ही साथ मंगल की अपनी राशि पे दृष्टि भी है। राहु की नीच दृष्टि जा रही है, मंगल की 7वीं के बाद 8वीं दृष्टि जा रही है। इस वजह से कई बार यहाँ पे सूर्य, मंगल, बुध और राहु ये सब ग्रह जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव को देखेंगे तो पाप प्रभाव ज़्यादा होगा। बुध पे पाप ग्रह राहु का प्रभाव, हालांकि राहु के दोषों को बुध हनन कर देंगे और मंगल यहाँ भाव को देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब 75% उस कुंडली के पास बल है। तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ राहु के कारण। और बाकी बुध पे जब पापक ग्रहों का असर ज़्यादा है, जैसे राहु, जैसे मंगल, जैसे सूर्य, तो क्रूरता उनमें ज़्यादा है। तो कई बार पत्नी भी ऐसे ही तर्क करने वाली, आधुनिक विचारों वाली और थोड़े बहुत उग्र स्वभाव वाली आ जाती हैं। चंद्रमा तुला राशि में 29 अंश के साथ बैठे हैं, विशाखा नक्षत्र में, मंगल से दृष्ट हैं और बाकी कोई ग्रह उन्हें देख नहीं रहा है। इस वजह से व्यक्ति में उग्रता रहेगी, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति रहेगी, थोड़े जल्दी स्वभावों के कारण व्यक्ति को रक्त से संबंधित समस्या और नेत्रों से संबंधित समस्या भी होते देखी जाती है। और कभी कभी यही चंद्रमा और मंगल व्यक्ति को लगातार काम करने में उचाट मन हो जाता है, वो लगातार मेहनत नहीं कर पाता या कई बार वो जल्दी करवट या अपना आसन बदलता रहता है। हालांकि फिर भी छठे भाव के चंद्रमा पे मंगल का प्रभाव व्यक्ति को साहसी और कई बार मेहनत करने पे प्रशासनिक सेवाओं में सफलता का योग भी लगा देंगे और व्यक्ति अच्छी नौकरी पे, अच्छे पदों पे विभूषित होते हुए भी देखा जाता है। पर सामान्यतः अगर व्यक्ति अपना काम करना चाहे तो स्वतंत्र व्यवसाय भी यहाँ पे मंगल, चंद्रमा और गुरु के प्रभाव के कारण व्यक्ति स्वतंत्र व्यवसाय में भी जा सकता है। इसके भी 100% योग बने हुए हैं। मंगल जन्म कुंडली में बैठे हैं मेष राशि के वक्री होकर के भरणी नक्षत्र में और जो प्रभाव दिख रहा है इसके आधार पर मैं एक बात कह दूं तो भरणी नक्षत्र है और शुक्र जो बैठे हैं वो बैठे हैं अष्टम भाव में। तो पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, लेकिन बड़े भाई छोटे भाई बहनों से सुख भी प्राप्त हो सकता है। छोटे भाई बहनों का सुख थोड़ा कमज़ोर होगा पर बड़े भाई बहनों से सुख मिल सकता है। व्यक्ति जिस भी घर में रहेगा उस घर का सुख उसे मिलता रहेगा। मंगल शनि के साथ गुरु चंद्रमा की दशा में भवन भूमि वाहन का सुख भी मिलता रहेगा। एक बात और है, कुंडली को कमज़ोर कैसे मैं कहूँगा, मंगल की दृष्टि शनि पे है और शनि की दृष्टि मंगल पे है। जब मंगल और शनि आपस में एक दूसरे से केंद्र में हो जाते हैं तो कई बार व्यक्ति का मन भटकता है, एकाग्रता भंग होती है, लगातार वो काम नहीं कर पाता, गलत मैत्री के कारण, गलत लोगों की संगति के कारण अपना नुकसान भी करता है और कई बार उसके दोस्त उसका लाभ भी उठाते देखे जाते हैं। ये बात हमें सावधानी से दिमाग में रखने की बात होगी। मंगल भरणी नक्षत्र में 14 अंश के बैठे हैं वक्री होकर के, इस वजह से वो कई बार व्यक्ति को एकाग्रता में भंग करवाएंगे या ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि व्यक्ति बहुत सोचे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, पर वस्तुतः जब उसके पीछे वो प्राप्त करने की कोशिश करता है तब उसको उसकी अनियमित दिनचर्या के कारण उसको नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो ये मंगलदेव हैं, वक्री होने से उनका काफ़ी हद तक प्रभाव एकादशवें भाव का भी मिल रहा है। इस वजह से हमें वहाँ पे सावधानी बरतनी होगी। माता पिता, दाम्पत्य, प्रेम, इन सभी चीज़ों पे फोकस भी बढ़ाना होगा, विशेषतया मंगल, राहु और शनि की दशा में। मतलब शनि और मंगल जब आपस में एक दूसरे से केंद्र में हैं, दोनों एक दूसरे से चौथे 10वें बैठे हैं, इस वजह से ये कई बार विषम परिस्थितियों का निर्माण भी करते हैं और व्यक्ति के जीवन में जो भी घटना दुर्घटना विपरीत रूप से उसे प्रभावित करेगी वो इसी शनि और मंगल के कारण होगी। अन्यथा तो ऐसा कोई दोष इस कुंडली में बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, पर वही बात है जो व्यक्ति को मैंने कहा, शनि और मंगल जब आपस में एक दूसरे को देख लेते हैं तो कई बार ये कष्ट देने वाले हो जाते हैं।
इनकी दशा में हमें चोट चपेट की घटनाएं, दुर्घटना, घर में पूजा पाठ का माहौल, महामृत्युंजय आदि का पाठ, दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ, शिव जी का अभिषेक वगैरह होता रहे तो बहुत उत्तम रहेगा। ये कब होगा? तो शनि, मंगल, राहु, केतु की दशा में। कारण है क्योंकि शनि बैठे हैं शत्रु की राशि में, राहु देख रहे हैं, मंगल नीच का राशि को देख रहे हैं। इस भाव पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। इस भाव का अधिपति जन्म कुंडली में नीचाभिलाषी है। तो कम से कम कहने का अर्थ है कि हमें समाज के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, हमारा जो रवैया है, हमारा जो शासन प्रशासन है, हमारी जो भूमिका है, हमारा जो कम्युनिकेशन है, उस पर हमें फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है। हम कई बार गलत निर्णय में जा करके भी अपना नुकसान कर जाते हैं। बुधदेव जन्म कुंडली में बैठे हैं द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में। लग्न को देखने के कारण अगर व्यक्ति चाहे तो अपने पत्नी के साथ भी या व्यापार कर सकता है। बुध वक्री हैं ये भी कहीं ना कहीं पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे, पर ये बुध शिफ्ट करेंगे तो व्यक्ति को जिज्ञासु बनाएंगे, भगवत भक्त बनाएंगे और अपनी दशा काल में व्यक्ति निश्चलता के साथ समाज के सामने प्रस्तुत होता है, राजनीति करता है, राजनीतिज्ञों से सपोर्ट से फ़ायदा उठाता है। अपनी पहचान के कारण समाज में उसके काम कोई भी रुकते नहीं हैं। ये सब गुरु, चंद्रमा और बुध के कारण ऐसा हो रहा है। बुध वक्री हुए तो छठे भाव की तरफ गए, गुरु और चंद्रमा वहाँ पहले से बैठे हैं। इस वजह से माता पिता के प्रभावों के कारण व्यक्ति की समाज में बनती रहती है और चलती रहती है। ये बुध तक मैंने बात की। बुध बैठे हैं विशाखा नक्षत्र में, उनके ऊपर राहु की दृष्टि व्यक्ति को तिकड़मी और कई बार थोड़ा बहुत झूठ बोलने वाला भी बना देते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बैठे हैं तुला राशि में, अष्टम और एकादशवें भाव के स्वामी होकर के इसे दारिद्र दोष कहते हैं। गुरु की दशा में व्यक्ति गलत निर्णय में जा सकता है या कई बार प्रमोशन भी मिल रहा है और आर्थिक परेशानी भी मिल रही है। प्रमोशन मिल गया पर पैसा नहीं बढ़ा, प्रमोशन मिल गया, पद की वृद्धि तो हो गई लेकिन हेडेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऐसा होता भी और ऐसा हो सकता है, मतलब गुरु की दशा में ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है। गुरु 13 अंश के बैठे हैं स्वाति नक्षत्र में, राहु से एकादशवें, छठवें, आठवें के संबंध में जा रहे हैं। इस वजह से राहु में गुरु का अंतर जब कभी भी आएगा तो व्यक्ति को कष्ट हो सकता है, या शनि में जब कभी भी मंगल का अंतर आएगा तो व्यक्ति को कष्ट होगा। हालांकि वो समय अब बीत चुका है। लेकिन गुरु या बुध, तो गुरु में बुध जब कभी भी आते हों या राहु में गुरु जब कभी भी आते हों तो कई बार ये व्यक्ति को नुकसान देते हैं, आर्थिक और सामाजिक विशेषतया। गुरु 13 अंश के बैठे हैं, मंगल से दृष्ट हैं। शिक्षकीय योग, अनुशासन, कर्तव्य पथ को समझना और जितना ज़्यादा हो सके अपने यशस्विता के गुण का पालन करना, ये सब देवगुरु बृहस्पति करा रहे हैं। गुरु के ऊपर अगर मंगल की दृष्टि है तो उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं कहेंगे, लेकिन मंगल की तुला राशि पे दृष्टि जा रही है, इस वजह से यहाँ पे कई बार एक गड़बड़ी का माहौल भी रहेगा। हालांकि फिर भी व्यक्ति का कम्युनिकेशन बहुत बेहतर रहता है। शुक्रदेव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उस आधार पर शुक्र आपके लग्नेश होकर के अष्टम भाव में शत्रु की राशि में बैठे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र बैठ गए धनु राशि में, इसके अधिपति तुला राशि में, तुला राशि के अधिपति शुक्र की राशि में, शुक्र के अधिपति तुला राशि में। तो यहाँ पे शुक्र के अधिपति बनते हैं गुरु, वो तुला राशि में बैठे हैं। तुला राशि के अधिपति बनते हैं शुक्र, वो गुरु की राशि में बैठे हैं। तो इस हिसाब से ये जो परिवर्तन है ये महान परिवर्तन योग भी बनेगा, पर दो आपस में शत्रु ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे हमें स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। हालांकि ये गड़बड़ बात बिल्कुल भी नहीं है, इसका परीक्षण जातक को लाभ के रूप में देता रहेगा। मतलब गुरु आपकी कुंडली में ठीक बैठे हैं, वही आपको अगर नौकरी मिलेगी तो वही नौकरी देंगे और आपके अंदर जो सकारात्मक बदलाव आएगा वो उसी गुरु के कारण आएगा। चंद्रमा के साथ बैठे हैं, मंगल से दृष्ट हैं, इस वजह से यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, लक्ष्मी संपन्न, योग, अनुशासन का पालन करना, ये सब गुरु और चंद्रमा की दशा में प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। गुरु के बाद अगर शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र बैठे हैं धनु राशि में और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। जिस स्थिति में बैठे हैं वहाँ पे सूर्य लग्न को देख रहे हैं, इस वजह से दांतों और नेत्रों की समस्या। शुक्र भी अष्टम भाव में बैठे हैं, इस वजह से यहाँ पे पाचन तंत्र की गड़बड़ी कई बार परेशान कर सकती है। और कई बार शुक्र की दशा में व्यक्ति के निद्रा में कमजोरी हो सकती है, स्वप्न कमज़ोर होना, परेशान करना या गलत या बुरे स्वप्न देख लेना, ऐसी चीज़ें भी शुक्र की महादशा में देखने को मिल रही हैं। उस शुक्र की महादशा में गुरु, चंद्रमा और क्या बोलते हैं कि मंगल, ये सब लगभग अच्छे जाएंगे। सूर्य और बुध भी ठीक जाएंगे, ऐसी कोई खराबी वाली बात नहीं है। मतलब शुक्र आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं और लगभग वो आपको पितरलोक की तरफ आपकी यात्रा करवा रहे हैं और वो ठीक बैठे हैं। अष्टम भाव में बैठे हैं तो कई बार अजीर्णता और अपच, एसिडिटी, कब्जियत की शिकायत देते हैं और कई बार व्यक्ति बड़ा ही शुद्ध व्यवहार वाला होने के बावजूद कई बार उस लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता है जितना उसे प्राप्त होना चाहिए। जन्म कुंडली में शनिदेव शत्रुग्रही होकर बैठे हैं, 3 ग्रह वक्री हैं, बुध, मंगल और शनि।
17 अंश के वक्री हैं, इस वजह से ये भी द्वितीय भाव की तरफ मूव करेंगे और लगभग आपको स्वार्थी तो थोड़ा सा जिद्दी और कभी कभी गलत मैत्री में जाना, मोटा धन रकम प्राप्त करना या माता पिता से जिद करना और कठोर बोलना, कड़वा बोलना और कई बार अनुशासन से भंग रहना, ये सब शनि का नेगेटिव परिणाम हो रहा है। वाणी बड़ी गंभीर है और व्यक्ति अपनी उम्र से ज़्यादा के लोगों से मैत्री करता है, अपनी उम्र से ज़्यादा के लोगों से उसकी बनती भी है और बहुत कम सोशल होता है। ये थोड़ा आइसोलेशन में लेके जाता है व्यक्ति को। तो ऐसे शुक्र और शनि का प्रभाव ऐसा रहा। राहु आपकी कुंडली में 11वें भाव में है, गुरु जन्म कुंडली के 11वें भाव के स्वामी होकर के 6ठे भाव में बैठे हैं। तो जब कभी भी गुरु में राहु या शनि में राहु या गुरु का अंतर चले तो हमें सावधान भी होना होगा, मैं इतनी बात भी कहता हूँ। तो ये आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियाँ हैं जो लग्न कुंडली में मैंने नक्षत्रों पर बताई है। अब इस कुंडली के विश्लेषण पर आपका ध्यान लेके आते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं तो धन भाव के स्वामी का 7वें भाव में जाना, राहु से दृष्ट होना, मंगल से दृष्ट होना व्यक्ति को धनवान बनने की इच्छा देने वाला बनाते हैं। तीसरे भाव के स्वामी का 6ठे भाव में बैठना गुरु के साथ छोटे बड़े भाई बहनों में प्रेम लगभग रहता है, बड़ों से ज़्यादा छोटों से थोड़ा कम। चतुर्थ भाव के स्वामी का 7वें भाव में आकर के लग्न को देखना व्यक्ति को माता पिता का सुख सर्वोत्तम देता है। जन्म के बाद पिता का कारोबार, पिता के समाज में यश और प्रतिष्ठा में और वृद्धि ही होती है। पंचम भाव के स्वामी का लग्न को देखना व्यक्ति को विवेकी बनाता है। पंचम भाव से बैठ कर के लग्न को केतु का देखना व्यक्ति को धार्मिक, पूर्व जन्म में भी बड़ों का आदर करने वाला बना देता है। इस जन्म में भी ऐसा ही है, पर शनि के शत्रुग्रही होने के कारण कई बार व्यक्ति अपने कर्तव्यों का समुचित तरीके से पालन करने से चूकता रहता है। इस वजह से बाद में पश्चाताप न हो कि वो मैंने अपनी इस अवस्था में ये नहीं किया, मुझे ये कर लेना चाहिए था, वो चूक बनी रहती है। 6ठे भाव के स्वामी का 8वें भाव में जाना विपरीत राजयोग बनाता है, जिसमें कई बार व्यक्ति को युवावस्था में जैसे ही व्यक्ति प्रवेश करता है तो कई बार उसको गलत मैत्री में भी ले जाते हुए शुक्र दिखाते हैं। आलस्य के प्रभाव की वृद्धि भी होती है, ऐसा भी देखा जाता है। लेकिन 6ठे भाव में जो गुरु चंद्रमा बैठे हैं वो व्यक्ति को यशस्वी बनाते हैं। शत्रुओं से कोई व्यक्ति को नुकसान नहीं होता, उसकी पहचान दूर दूर तक होती है और वो भाग्यशाली भी लगभग होता है। 7वें स्थान में सूर्य और बुध का बैठना एक साथ व्यक्ति को धनवान और सुखी बनाएगा, तार्किक भी बनाएगा, पर गलत जगह पे भी व्यक्ति को तर्क करते देखा जाएगा। ऐसा सूर्य, केतु और राहु की दशा में होगा, मंगल की दशा में होगा। अष्टमेश का 6ठे भाव में बैठना विपरीत राजयोग होगा, परिवर्तन राजयोग भी बनेगा। मतलब यहाँ पे गुरु और शुक्र आपस में परिवर्तन कर रहे हैं, इस वजह से दोनों बिगड़े होने के बावजूद भी अच्छे हो जाएंगे। जबकि 9वें भाव के स्वामी का तीसरे भाव में जाना भाग्य भंग योग लगाता है और भाग्य को उलट करके, घुमा करके, दौड़ा करके देर के साथ व्यक्ति को भाग्य का लाभ मिलता है। इसका अर्थ होगा कि 9वें स्थान के अधिपति जब 9वें भाव को देखेंगे तो व्यक्ति दान पुण्य पूजा पाठ में विश्वास करेगा, पर उसको उसके लिए थोड़ा जागृत करना पड़ता है, थोड़ा उसको पुश करना पड़ता है। 10वें भाव के अधिपति का तृतीय भाव में बैठना व्यक्ति धन कमाता है और अपने माता और पिता को देता भी है और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संभालता है, पूरी तरीके से माता और पिता की सेवा करने का भाव रखने वाला। जबकि 11वें भाव के स्वामी का 6ठे भाव में बैठना अपनी दशा काल में कई बार दारिद्र दोष भी पैदा करते हैं। इस वजह से किसी को भी लेन देन की प्रक्रिया में, ऋण में व्यक्ति नहीं रहेगा। 12वां भाव सुरक्षित है, इतनी सारी चीज़ें। पर 12वें भाव पे शनि मंगल का प्रभाव है, इस वजह से दूसरों के झगड़े में पड़ करके कई बार आर्थिक नुकसान करना और सामाजिक छवि खराब करना भी आपकी कुंडली में बनता है। इस कुंडली के हिसाब से राजनीति, बैंकिंग, फाइनेंस और IAS IPS की तैयारी करने का योग भी बहुत मजबूत बनेगा। कई बार तो यहाँ व्यक्ति जज और वकील की तैयारी भी कर सकता है बनने की। क्लियर है? नवमांसा चक्र में मेष लग्न की कुंडली बनती है जो यहाँ के 12वें भाव के स्वामी हैं। ये थोड़ी बहुत गड़बड़ी पैदा करेंगे। चंद्रमा और केतु के कारण थोड़ी बहुत परेशानी। यहाँ पे बुध और चंद्रमा के परिवर्तन के कारण व्यक्ति का दाम्पत्य लगभग ठीक ठाक है। पंचम भाव में लग्नेश होकर के बैठे हैं, इस वजह से यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, कई बार गर्भपात वगैरह भी मंगल की दशा में होते देखी जाएगी। यहाँ पे राहु, शनि और शुक्र के साथ बैठे हैं, दो परम मित्र के साथ राहु बैठे हैं, इस वजह से वहाँ पे भाग्य बल, धन का बल, माता पिता का बल, चरित्र, धन, मतलब जो ससुराल के बाकी के जो सदस्य होते हैं उन सब के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। दशम स्थान के अधिपति का 9वें भाव में बैठना भी अच्छा योग बनाएगा, जबकि 11वें भाव में 9वें भाव के स्वामी का बैठना और 11वें भाव के स्वामी का 9वें में बैठना, ये भी परिवर्तन योग एक अच्छा जोड़ने वाला योग बनेगा। दशमांसा चक्र में लग्न के अधिपति यहाँ के लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठे हैं,
शनि मंगल ये घर्षण देते हैं। जबकि पंचम भाव में शुक्र का बैठना, पंचम भाव में केतु का बैठना, पंचमेश का वृश्चिक राशि में जाना, पंचम भाव के स्वामी का अष्टम में जाना, ये पढ़ने में मन कई बार कम लगाता है या कई बार व्यक्ति के डेविएशन को दर्शाता है। इसका अर्थ होगा कि हमें शुक्र, मंगल और बुध की दशा में पढ़ाई पे पूरा फोकस करने की आवश्यकता होगी, नहीं तो कई बार वो गड़बड़ी भी करेगा। अब मैं आपकी कुंडली में दृष्टि के बारे में बात करूं तो गुरु की जो दृष्टि यहाँ पड़ रही है कारोबार में लाभ देगी। मंगल के ऊपर पड़ रही है यह आपके यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, मोक्ष, धन को समझना, धन को सही जगह पे ले जाना और धन का समायोजन करना, ये सब भी दिखाता है। पर फैशन व्यक्ति का शुक्र के कारण है। शुक्र गुरु द्वितीय भाव को देख रहे हैं, इस वजह से वाणी में गंभीरता। द्वितीय भाव के अधिपति सप्तम में, इस वजह से व्यापारिक वाणी व्यक्ति बोलता है। शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पे, राहु की दृष्टि है पंचम भाव पे, तो शनि, राहु, केतु और इस भाव के अधिपति पे राहु की दृष्टि है। इस वजह से पंचमेश या पंचम भाव जब राहु केतु शनि से दृष्ट होते हैं तो कई बार व्यक्ति को भागना दौड़ना पड़ता है। पढ़ता कुछ और है, नौकरी कुछ और करता है। कई बार कंसंट्रेशन डिले होता है, कंसंट्रेशन में गड़बड़ी होती है, वो व्यक्ति एक जगह पूरे तन्मयता से अपना ध्यान नहीं लगा पाता और कई बार उसको अंक भी प्रायः कम सा ही मिलता है। उसके बाद शनि की सातवीं दृष्टि जो भाग्य पे पड़ी है ये बहुत अच्छी है। यो यो भावो स्वामी दृष्टो यूतुवा का सिद्धांत, भाग्य भाव बलवान होगा। 10वीं दृष्टि मंगल पे जा रही है और नीच की दृष्टि देख रहे हैं, इस वजह से ये ठीक नहीं होता है। यहाँ पे कई बार व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ता है उनकी दशाओं में, शनि मंगल की दशा में। उसके बाद तो सूर्य और बुध लग्न को देख करके कुतर्की भी बना रहे हैं, हमें उसका ध्यान रखना होगा। धन कमाने में जब कभी भी अड़चन आएगी सूर्य की दशा में तो उसका असर राहु के कारण होगा, और जो व्यक्ति के पास जीवन में कोई भी बड़ी दुर्घटना हो तो वो मंगल और शनि के कारण होगा। इस वजह से शिव जी की पूजा, दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ घर में होता रहना चाहिए। पूजा पाठ करने के लिए माता पिता से आज्ञा लेने की आवश्यकता, और वो कहें तब जाएं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप खुद से अपने आप को प्रबुद्ध बनाइए, धर्म की सुरक्षा करिए। देवता में, ब्रह्म में, भगवान में, गायों में, सेवा में, समाचार में, इन सभी चीज़ों में विश्वास है। समादर, इन सभी चीज़ों में विश्वास रखें। नित्य मंदिर दर्शन करें, उससे धर्म को बल मिलता है और आप भी बलवान होते हैं। नए वर्ग के जितने भी लड़के हैं कई बार उन्हें पूजा पाठ में विश्वास थोड़ा कम होता है या कई बार वो उपाय नहीं करना चाहते और यही उनके प्रगति में बाधा बन जाती है। एक वक्त आता है जब वो पद तो प्राप्त कर लेते हैं पर फिर भी उनके अंदर आत्मीयता बिल्कुल भी नहीं रहती या कई बार वो सनातन विरोधी हो जाते हैं, धर्म विरोधी आचरण करते हैं, जिसके कारण उनका पतन स्वतः अपने आप हो जाता है। जैसे कुत्ते को हड्डी दे दिया, उसमें मांस नहीं है। शुरुआत में मांस था, उस कुत्ते ने मांस समझ करके खूब चबाया, उसको स्वाद मिलता गया। वक्त आया, मांस पूरा खत्म पर हड्डी बची रह गई। वो बार बार उसको दांतों से रगड़ रहा है। वक्त होता है दांत उसके ही टूट जाते हैं, उसका ही खून वो पीता रहता है, उसको लगता है कि वो हड्डी से रस आ रहा है, पर वस्तुतः ऐसा नहीं है। तो जो धर्म विरोधी लोग होते हैं उनका पतन स्वतः हो जाता है। जो धर्म के विरुद्ध जाकर के गवाही देता है, जो शास्त्र विरुद्ध जाकर के आचरण करता है, जो शास्त्र विरुद्ध अपना तर्क प्रस्तुत करता है, जो विधर्मियों का सहयोग करता है, जो विधर्मियों के षड्यंत्र में शामिल होता है, उसका पतन, उसके आने वाली संततियों का पतन स्वतः हो जाता है। उसको बिन मारे बैरी मरे वाली बात हो जाती है ना। इस वजह से इसका ध्यान रखना चाहिए। शुभ अंक आपकी कुंडली के लिए 3 और 5 रहेंगे। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पूरब दिशा की तरफ। कन्या और मकर राशि के जातकों से मैत्री अच्छी रहेगी। कर्क, वृश्चिक और मीन वालों से शत्रुता भारी पड़ेगी। विदेश यात्रा, विदेश जाना, बाहरी प्रभाव, बाहरी शिक्षा, बाहर जाकर के रह जाना, ये सब आपकी कुंडली में बना हुआ है। इसके साथ साथ विदेशी कारोबार और विदेशी शिक्षा, विदेशी भाषाओं को समझना भी बहुत अच्छा बना हुआ है। गुरु मंगल, गुरु चंद्रमा अच्छे बैठे हैं। बाकी सूर्य, बुध और थोड़े बहुत गड़बड़ी में हैं। ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। नक्षत्र के आधार पे अगर मैं बात कर दूं तो आपकी कुंडली में विशाखा नक्षत्र में दान आवश्यक रूप से करना चाहिए, चाहे अनाज में चावल ही क्यों ना हो। उसके बाद अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, भरणी और हस्त, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए बहुत उत्तम रहेंगे। विवाह धनु राशि धनु लग्न की जातिकाओं से हो, तुला राशि तुला लग्न की जातिकाओं से हो, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न की जातिकाओं से हो तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। विवाह की दिशा उत्तर रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहे। आत्मकारक ग्रह के रूप में आपकी कुंडली में सर्वाधिक अंशों के साथ जो ग्रह विराजमान है वो है आपकी कुंडली के
चंद्रमा, और ये इस कुंडली के पराक्रमेश होते हैं। नवांश कुंडली में वो मिथुन राशि में जा रहे हैं, जबकि दशमांशा चक्र में वो स्वग्रही हो रहे हैं। इस वजह से चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छा बनेंगे। दूसरे नंबर पे आपकी कुंडली में बन रहे हैं 27 अंश के शुक्र लग्नेश ही, आत्मकारक ग्रह के बाद अमात्य कारक। इस वजह से शुक्र नवांश कुंडली में भी वर्गोत्तम है और आपका लग्नेश वर्गोत्तम है। इस वजह से कुंडली में एक बार बल दिया गया, वापस छीना गया और वापस फिर से दिया गया, ऐसी स्थिति बन रही है। इस वजह से अपने आप पे विश्वास रखें, जो कर रहे हैं उसमें रिसर्च पे फोकस करें, लगातार काम करें, अपने ऊपर काम करें। लग्न के अधिपति जब अष्टम भाव में बैठे होते हैं तो अपने कंसंट्रेशन पे काम करिए, अपनी नियमितता पे काम करिए, अपने ऊपर काम करिए, अपने आप को बेहतर बनाइए। किसी दूसरे की गलती कमजोरी पे ध्यान मत दीजिए। ये आपकी कुंडली का लक्ष्य होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात और बता दूं, चरित्र ठीक है, ज्ञान का बल ठीक है, पराक्रम और बढ़ाने की आवश्यकता, भवन भूमि वाहन का सुख भी बहुत अच्छा है। एजुकेशन में कभी कभी बाधाएं उपस्थित होती दिख रही हैं। नौकरी और व्यापार में दोनों ही सुरक्षित है, पर सरकारी नौकरी की कोशिश पहले करिएगा। उसके बाद हमारा कंसंट्रेशन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, हम भाग्य पे विश्वास और धर्म पे विश्वास थोड़ा कम कर रहे हैं, उसे ठीक करना होगा। इसके बाद हमें हमारी सामाजिकता हमारे ऊपर प्रभावित, हम समाज को अच्छी चीज़ों के लिए जाने जाएँ हम समाज में, इसकी कोशिश आपको करनी होगी, नहीं तो शनिदेव कभी कभी गड़बड़ी भी कर सकते हैं। उसके बाद आपकी कुंडली में आप प्राप्त कर जाएंगे जिस चीज़ के लिए भी लक्ष्य को आगे बना करके बढ़ रहे हैं, वो आपको मिल जाएगा। अष्टक वर्ग के आधार पर तो मैंने ये बात कही, बाकी होरा चक्र के आधार पर आपको मैं एक बात बता दूं तो शुक्र बुध चंद्रमा और सूर्य, इनकी दशाएं धनदायक होंगी, जबकि शनि राहु केतु गुरु और मंगल की दशा में से गुरु और मंगल लाभदायक, शनि राहु केतु कष्ट देने वाले होंगे। भवन भूमि वाहन से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना होगा तो शुक्र के साथ गुरु और मंगल की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इनकी दशाओं में भवन भूमि वाहन का सुख मिल सकता है। माता और पिता में से पिता और माता दोनों ही सुरक्षित हैं और बहुत अच्छे हैं। पिता और माता दोनों अच्छे पदों पे विभूषित हो सकते हैं। ऐसा योग दशमांशा द्वादशांशा चक्र पे चल रहा है। संतान के आधार पर आपकी कुंडली संततिवान होगी, पर संतति आप ही की जैसी भाग्यशाली हो, इसके लिए खुद को योग्य बनाने की आवश्यकता होगी। पूजा पाठ में मन थोड़ा कम लगता है, हमें उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। विद्या अध्ययन आपकी कुंडली में संघर्षों के साथ है, कई बार अवरोधों के साथ है, हमें उसमें अनुशासन, गलत मैत्री और लगातार मेहनत करने का बल भरना ही होगा, नहीं तो कई बार असफलता सामने से दिख जाएगी। शुक्र और चंद्रमा की दशा में हमें अपने पेट का ध्यान रखना होगा, जबकि बुध की दशा में भुजाओं में दर्द, कंधे कमर घुटने आदि में दर्द। सूर्य और शनि की दशा में दांतों का दर्द परेशान करेगा, जबकि गुरु और मंगल की दशा में कोई लंबी बीमारी परेशान नहीं करेगी। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।